वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे पेपर मिलेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी यानी कि 6 के 6 ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ पूरी की पूरी वीडियोज़ वॉच की और अगर आपने मेरे साथ रेगुलर होकर वीडियो देखे हैं और पढ़ाई की है तो बिल्कुल आप 75/75 सारे के सारे पेपर में छाप के आने वाले हो। ये मेरी वादा है आपसे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपको मेरे साथ सारे के सारे जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उनको सबको साथ में वॉच करना है, प्लस उनको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पेपर सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का आज हम पेपर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भाई डिट्टो एज इट इज़ छपते हैं मेरे पेपर। अगर आपने पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो मैंने किस प्रकार से 10वीं 12वीं के पेपर छापे हैं आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देखें, विथ प्रूफ मैंने पूरा का पूरा पेपर एज इट इज़ छाप दिया है। ठीक है, तो 9वीं की क्या बात करते हैं, और 9वीं तो मैं एज इट इज़ पूरा का पूरा उतार दूंगा इसको भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, जितने भी आपके ग्रुप है उन पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दो। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चीज़ का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 सारे के सारे पेपर मिलेंगे आपको 9वीं के। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, विषय हिंदी होने वाला है आपका। चलिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, सामान्य निर्देश, ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है आपका रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई थी। जो अलग से चीज़ें मैं बताता हूँ वो भी भाई परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और डायरेक्ट परीक्षा में आती है, इसलिए मैं इनका साथ के साथ अलग से चीज़ें जो बताता हूँ उनका भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी परीक्षा में आती है। ठीक है, चलिए, तो रामचरितमानस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो देखिए, कैदी और कोकिला आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, जहाँ आपके काव्य में किसी वर्ण की ठीक है, किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि बा और बा की आवृत्ति हो रही है 2 बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, इस पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार होने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था। तो देखिए, आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा, झूरी ने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया था। ठीक है, तो सा यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। मुँह की खाना का अर्थ क्या है। मुँह की खाना का अर्थ होता है आपका हार मानना। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आगे का देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का क्या नाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो आपके आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनका जो आंचलिक उपन्यास है उसका नाम है मेलांचल। ठीक है, मेलांचल, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। सारे के सारे मोस्ट आईएमपी है भाई, इनको याद रखना है, सारे परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है कबीरदास। ठीक है, जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक भी हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कबीरदास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भक्ति काल की ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा में आती है आपकी ज्ञान मार्गी भक्ति धारा, उसके प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैदी और कोयल दोनों ही रिक्तिस्तान देश के वासी हैं। तो ये गुलाम देश के वासी है, यानी कि गुलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह, शोक नहीं होगा, शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, उत्साह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें रिक्त स्थान बनाना चाहते थे, तो महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, ठीक है, विदुषी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है वे शब्दांश जो आरंभ में लगकर, ठीक है, आरंभ में कौन से लगते हैं, आरंभ में लगते हैं उपसर्ग और किसी शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, आरंभ में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं अपन उपसर्ग, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी रिक्त स्थान विधा में लिखी गई रचना है, तो रीढ़ की हड्डी आपकी एकांकी में है, ठीक है, एकांकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, एकांकी इसकी विधा है, तो एकांकी विधा में लिखी गई रचना है, ठीक है, एकांकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। अगला चलते हैं सही जोड़ी का बनाकर लिखिए। देखिए सही जोड़ी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सारे के सारे नजर आ जाए एक बार में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कबीरदास, तो देखिए कबीरदास क्या थे, भारी जो आडंबर था उनका विरोध किया है कबीरदास ने, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, भारी आडंबनाओं का विरोध, ठीक है। उपमा अलंकार के अंग, तो देखिए उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के आपके अंग होते हैं 4, ठीक है, 4 यहाँ पे दे रखा है, ये वाला 4 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अश्रु का तद्भव, अश्रु का तद्भव क्या होता है, देखिए तद्भव जो संस्कृत शब्द है इसका हिंदी में शब्द क्या होगा, आंसू, ठीक है, अश्रु मतलब आंसू होता है, ठीक है, तो आंसू इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। फोर्थ है हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई ने कौन सी रचना लिखी है, ये लिखी है प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। नैतिक का विलोम क्या होता है, नैतिक का विलोम होता है अनैतिक, ठीक है, का वाला, यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विभीषिका, विभीषिका में आ जाएगा, विभीषिका मतलब क्या होता है, एक प्रकार से डर, भयंकरता, ठीक है, तो ये गा वाला यानी कि भयंकरता इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कंप्लीट जोड़ी हो जाएगी, आप मैच कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे परीक्षा में आने वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तो प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए सारे के सारे देख सकते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की जो शोभा है वो अद्वितीय है, ठीक है, गांव की जो शोभा है वो कैसी है, वो अद्वितीय है, ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय क्या होता है, जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है, तो गांव की जो शोभा है वो कैसी है, अद्वितीय है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रस, ठीक है, रस की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, एकांकी कोई भी आपका काव्य हो उसे पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मजा आता है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा जो है देखिए इनकी जो कविताएं हैं ये एक रहस्य पैदा करती है, एक संशय पैदा करती है, तो इसलिए महादेवी वर्मा जो है ये रहस्यवादी, ठीक है, रहस्यवादी गायिका के रूप में, ठीक है, रहस्यवाद नहीं है वो वाला, ठीक है, ये छायावाद की कवि है वैसे तो, ठीक है, लेकिन रहस्य मतलब है इसमें एक रहस्य रहता है, ठीक है, इनकी कविताओं में अपने को पता नहीं लगता है कि क्या एक छुपा हुआ है इसमें, ठीक है, तो रहस्यवादी गायिका के रूप में प्रसिद्ध है महादेवी वर्मा, ठीक है। चलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए क्योंकि ये भी परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। चलिए किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, देखिए किसी कार्य के होने या करने के बोध को कहते हैं अपन क्रिया, क्या कहते हैं, क्रिया, क्रिया यानी कि वर्ब, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, कुछ भी, ठीक है। चलिए क्रिया हो जाएगा इसका आंसर। पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, पान वाले की बिक्री आपने पाठ पढ़ा होगा, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, बाढ़ आने के कारण, ठीक है, गाँव में बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के कारण, ठीक है, बाढ़ के कारण इसकी बिक्री बढ़ गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, यानी कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है, ठीक है, लोकोक्ति जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति होगी आपकी, ठीक है, तो इसमें आपका लोकोक्ति क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। अगला चलते हैं, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही बात है भाई, कबीर समाज सुधारक थे, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के ये ज्ञान मार्गी कवि थे कबीर, ठीक है, इनकी रचना एक फेमस है बीजक, इसका आप खास ध्यान रखिए, बीजक इनकी रचना है
मोस्ट आईएमपी, ठीक है, आता रहता है। तो कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संचारी भावों की संख्या 35 है, नहीं, संचारी भावों की संख्या 33 है, 33, ठीक है, ना कि 35, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा आपका असत्य, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, असत्य। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगोलों का मुंह लाल होता है, बिल्कुल, ठीक है, मंगोलों का मुंह कैसा होता है, लाल होता है, और इंडियंस का मुंह कैसा होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या कहा है, ब्राउन, रेड कहते हैं वो, लेकिन ब्राउन कहते हैं, ठीक है। चलिए, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, नहीं, गलत बात, कहानी जो है गद्य की प्रमुख विधा है भाई, ठीक है, प्रमुख। गद्य की गौण विधा कौन कौन सी होती है, गद्य की गौण विधा होती है आपकी जीवनी आ जाती है, इसमें आत्मकथा आ जाती है, संस्मरण, रेखा चित्र, ये होती है गौण विधाएं, ठीक है। प्रमुख विधाएं कौन कौन सी होती है, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये होती है आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा असत्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपति में ती उपसर्ग है, नहीं, उपसर्ग देखिए आगे लगता है, इसमें भू उपसर्ग है, ना कि ती, ठीक है। तो ये भी आपका असत्य, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, असत्य। लास्ट क्वेश्चन है, लेखिका मृदुला गर्ग की 3 नवंबर की बहन का नाम चित्रा था, तीसरे नंबर की जो बहन थी उसका नाम क्या था, चित्रा। तो ये आपका सत्य आ जाएगा, ठीक है, सत्य यानी कि करेक्ट आ जाएगा बिल्कुल। लेखिका जो मृदुला गर्ग थी उसकी तीसरी नंबर की जो बहन थी उसका नाम क्या था, चित्रा था, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, कवि पंत का, पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। कवि पंत ने गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, आपने पाठ पढ़ा होगा, आप लिख सकते हैं मान सरोवर से कवि कबीर का क्या आशय, ये भी आप कर सकते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास की कर सकते हैं, तुलसीदास की रचना कर सकते हैं आप रामचरितमानस, और लिख सकते हैं आप सूरदास की रचना सूर सागर साहित्य लहरी, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। भक्ति काल में आप कबीर का भी नाम लिख सकते हैं, कबीर बीजक, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भी भक्ति काल के ही थे, तो उनकी आप लिख सकते हैं पद्मावत, ठीक है, जो कि एक महाकाव्य है, ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचनाएं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं सन्नाटा, गीत फरोश, और नरेश मेहता भी इसी नई कविता के कवि है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। छायावाद में आप कर सकते हैं कि इस युग में प्रकृति चित्रण हुआ था, दूसरा इसमें नारी का सम्मान हुआ था, ठीक है। छायावाद के 4 कवि के नाम भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, ये 4 कवि थे, इसके 4 स्तंभ छायावाद के, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये आप याद रखिए। नई कविता की 2 विशेषताएं आप कर सकते हैं, नए नए बिंबों की प्रयोग हुआ है, नए नए नूतनों को प्रयोग हुआ है, नूतन बिंब का, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए सुमित्रा नंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, यानी कि एक प्रकार से जीवन परिचय आपसे पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत का आप लिख सकते हैं कि प्रकृति चित्रण किया है इन्होंने, कबीरदास का लिख सकते हैं कि भारी आडंबरों की आलोचना की है, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे ये, ठीक है। चलिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ये मैं बता चुका हूँ कि किसी वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। रूपक अलंकार आप कर सकते हैं। खंड काव्य और महाकाव्य, भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार परीक्षा में आता है, इसको आप खास ध्यान रखिए। महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में केवल एक खंड या एक घटना का वर्णन होता है, ठीक है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, 8 सर्ग होते हैं, और खंड काव्य में यह एक ही सर्ग में समाप्त हो जाता है, ठीक है। खंड काव्य में केवल एक ही सर्ग होता है, ठीक है। खंड महाकाव्य में लिख सकते हैं आप पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है, आप लिख सकते हैं। एक एक उदाहरण दे सकते हैं कि महाकाव्य का उदाहरण आप लिख सकते हैं कि रामचरितमानस जो लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, और खंड काव्य में आप दे सकते हैं कि पंचवटी दे सकते हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए हैं, जय धरतवध ये आप दे सकते हैं, हल्दी घाटी दे सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है सारे के सारे, ठीक है। चलिए रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम, भाई सारा के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो करके जाओगे अगर आप तो 75/75 फोड़ के आओगे भाई, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे जितने भी आपके पेपर होंगे
ठीक है, उनकी नोटिफिकेशन है, उन जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे भटकने से कोई मतलब नहीं है। एक सही प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी और आप समझ जाएंगे कि कितना सही कितना गलत मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, रस किसे कहते हैं? रस मैंने ऑलरेडी बताया है कि किसी कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, कोई भी आपका काव्य हो, उसको पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मजा आता है, उसे ही रस कहते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तो ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है आपका? 12वां क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा था? आपने पाठ पढ़ा होगा, आप कर सकते हैं। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? ये भी आप कर सकते हैं। दोनों के दोनों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 13वां जो क्वेश्चन है ना, ये जहर क्वेश्चन है, ये हर बार आता ही आता है भाई। ठीक है, जहर, जहरीला है ये। ठीक है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर। भाई इतना इंपॉर्टेंट है नाटक में, लेकिन इजी भी है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नाटक के अगर कोई नाटक का नाम पूछे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, जो अलग से चीज़ें बता रहा हूँ ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखिए। एकांकी में आप लिख सकते हैं दीपदान, जो कि राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है, आप कर सकते हैं। कहानी, उपन्यास, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कहानी एक क्या होती है? एक लघु रूप होती है। उपन्यास एक बड़ा रूप होता है। अगेन वही, जो बड़ा रूप होगा उसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, तो उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गद्य की प्रमुख गौण विधाओं के नाम, प्रमुख विधाओं के नाम। ठीक है, तो प्रमुख विधाओं में कौन कौन से आ जाएगी आपकी? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रमुख विधाएं होती है आपकी नाटक, निबंध, जीवनी। जीवनी तो उसमें आ जाती है गौण में। ठीक है, नाटक होगा आपका, निबंध हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं। और गौण विधाएं कौन कौन सी होती है? गौण विधाएं होती है आपकी जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, लेखन। ठीक है, ये वाली जो होती है आपकी, ये होती है आपकी गौण विधाएं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। डायरी विद्या का सामान्य परिचय आप दे सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा का। ठीक है, यही परीक्षा में आएगा। इन दोनों के अलावा आपको किसी को भी याद नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों में से एक का परीक्षा में आएगा, ये मेरी गारंटी आपसे। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का आप बिल्कुल कर सकते हैं। गोदान गबन, ये इनका उपन्यास था। उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है भाई मुंशी प्रेमचंद को। क्या? उपन्यास सम्राट। ठीक है, उपन्यास सम्राट। हिंदी साहित्य के इतिहास में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को। चलिए, तो इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी है, गोदान, सेवा भूमि, कर्म भूमि। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। पंच परमेश्वर, ये इनकी परीक्षा, ये इनकी रचनाएं। ठीक है, और 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इनका अनुपम स्थान है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को आप लिख सकते हैं, नीरजा है इनकी रचना, नीरजा। ठीक है, निहार, सांध्य गीत, ये इनकी रचनाएं। ठीक है, और इनका साहित्य में क्या स्थान है? इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निपात शब्द क्या है? निपात शब्द देखिए ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य पे जोड़ डालते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे किताब चाहिए, तो एक अपना नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन मैंने बोल दिया मुझे भी किताब चाहिए, मतलब भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, तो भी मतलब ये हो गया आपका निपात शब्द। ठीक है, इस प्रकार से। मुहावरे एवं लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मुहावरा क्या होता है कि मुहावरे के प्रयोग से एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति होती है लोगों में द्वारा कही गई एक उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरा आप लिख सकते हैं, जैसे कि आँख का तारा एक मुहावरा होता है, और लोकोक्ति क्या होती है? ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक है, लोगों के द्वारा ये कोई सी बात अगर कह दी लोगों ने तो वही लोकोक्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, पाठ से पूछा गया है, बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आप लिखिए, आपने पाठ पढ़ा होगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी ब्रज गोकुल में ग्रवण। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, सूरदास द्वारा रचित है ये। और क्या गाती हो क्यों रही, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। दोनों में से आपको पहले संदर्भ लिखना है। कैसे लिखते हैं आप? संदर्भ प्रसंग आपको पता ही होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी किताब का नाम हो वो आप लिखिए, पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके रचयिता ये हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना है प्रसंग कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसके जिसके भी बारे में आपको बताया जा रहा है पैसेज में, उसको आपको करना है कि इसमें इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, किसी भी बात के बारे में। फिर आपको व्याख्या लिखनी है उसका कन्वर्ट करके। ठीक है, बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो होता है एक पद्य में से आता है, एक गद्य में से आता है। तो निम्नलिखित गद्यांश की
निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना है, ठीक है। गद्यांश की ये वाला दोनों आप कोई सा भी कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों इजी होने वाले हैं, ठीक है। छोटा परिवार, सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। छोटा परिवार कैसे एक अच्छा होता है, और आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक अपठित बोध आता है आपका। लोक साहित्य में लोकगीतों का विशेष स्थान है। ये गीत व्यक्ति विशेष से न होकर समूह के होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से गीत के बारे में बताया गया। तो लोकगीत ये देखिए आप ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल इजी है कि गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, लोकगीत हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लोकगीत की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यहाँ पे दे रखी है, आप कर सकते हैं पैसेज में से ढूंढ के, और गद्यांश का सारांश भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिए, इसके अथवा में पूछा जाता है काव्यांश। काव्यांश यानी कि ये भी एक प्रकार से अपठित बोध ही होता है, ठीक है। ये भी अगेन इसमें से आपको देख देख के लिखना होता है। गगन गगन तेरा यश फहराए, पवन पवन तेरा बल गहराए, छिति जल नभ पर डाल डिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, जो ऋषियों के वेश प्यारे भारत देश, ठीक है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसको आप देख देख के इसमें से लिख सकते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आपका, एप्लीकेशन आती है, यानी कि एक पत्र आता है कि शाला त्याग प्रमाण पत्र, यानी कि एसएलसी एक प्रकार से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको लिखना है। अपने प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं, दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन है, ठीक है। निबंध देखिए, ये जो निबंध दे रखे हैं इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मेरा प्रिय खेल, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, और दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, तो कोई सा भी आप लिख सकते हैं। देखिए 4 नंबर का निबंध पूछा जाता है अब तो, पहले 10 नंबर का आता था, लेकिन 4 नंबर में आप अनुच्छेद एक प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, एक पैसेज में लिख सकते हैं, तो इजीली आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, आपका काम हो चुका है। मैंने 9th हिंदी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। वीडियो को भाई अधिक से अधिक शेयर कर दो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे के सारे वीडियो और सारे के सारे पेपर मैं आपको जल्दी से दे दूँगा, ठीक है। चलिए, आपका काम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।